हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके अकाउंट्स क्लास 12 एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। यहाँ पर हम आपके सिलेबस में जितने भी डिफरेंसेस हैं हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपका 25 मार्क्स का आता है प्लस डिफरेंसेस कर ले तो डिफरेंसेस भी 25 मार्क्स का आता है, तो 50 मार्क्स का आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मतलब 50 मार्क्स आप सिर्फ डिफरेंसेस और ऑब्जेक्टिव पढ़ के ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वादा करिए कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे। दोस्तों मतलब क्लासमेट के साथ शेयर करना जो एग्जाम देने जाने वाले हैं, जिससे उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं। हर वीडियो में 2-2 चैप्टर्स के हैं, तो इस तरीके से वो वीडियोस अपलोडेड हैं। तो शुरू करते हैं। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस अब ये लगभग 10 डिफरेंस है। अब 10 डिफरेंस में मैं आपको बताऊं 4 to 5 डिफरेंस आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब ये जो मैं पढ़ने वाला हूं इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व क्या होता है भैया? देखो, मैं आपको बताता हूं डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल क्या होता है। मान लो यहां पर देखना, सुनना। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी मान लो 10 लाख है। कितना है? 10 लाख। ठीक है, ऑथोराइज्ड मतलब रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत पूंजी। ठीक है, 10 लाख है। अब कंपनी ने बोला इसमें से 2 लाख रुपए की पूंजी हम तभी मंगाएंगे जब कंपनी कब होगी? बंद होगी। मतलब 2 लाख रुपए की पूंजी तभी मांगी जाएगी जब कंपनी बंद होगी, उससे पहले कभी भी मांगी नहीं जाएगी। इसके लिए कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये जो 2 लाख रुपए कंपनी ने अलग करके रख दिए जो कब मांगे जाएंगे? जब कंपनी बंद होगी। इस 2 लाख रुपए को क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। हिंदी में क्या बोलेंगे? संचित पूंजी। ठीक है, मतलब अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो सिर्फ कंपनी कब मंगा सकती है? जब बिजनेस बंद होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? संचित पूंजी। अब कैपिटल रिजर्व क्या है? देखो, मान लो कि हमने क्या किया, एक मशीन खरीदी थी 5 लाख में। ठीक है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू बची थी, मान लो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 2 लाख रुपए। ठीक है, हमने इसको बेच दिया 3 लाख में। कितने में बेच दिया? 3 लाख में। वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। बेच कितने में दिया? सेल कितने में किया? 3 लाख। तो 1 लाख रुपए ज्यादा मिल गए। 1 लाख। ये जो 1 लाख रुपए ज्यादा मिले हैं ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ हमें। तो ये प्रॉफिट नॉर्मल है कि कैपिटल? रेवेन्यू है कि कैपिटल? कैपिटल, क्योंकि हमारा काम मशीन बेचना तो है नहीं। अब इस प्रॉफिट को कहां भेजा जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां भेजेंगे इस प्रॉफिट को? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ये क्या होता है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा होगा कि शेयर फॉर फीचर का जो प्रॉफिट होता है उसको भी कहां भेजते हैं? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है रिजर्व कैपिटल और क्या है कैपिटल रिजर्व। तो पहला डिफरेंस है क्रिएशन। देखो, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, मतलब इसे अधिकृत पूंजी से बनाया जाता है जो कि अभी मांगी गई नहीं है। ये 2 लाख रुपए अभी कंपनी ने मांगे नहीं है, और मांगेगी कब? जब कंपनी बंद होगी। इट इज क्रिएटेड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इसे पूंजीगत लाभ से बनाया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन, रिजर्व कैपिटल बनाना है तो कंपनी को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, जबकि कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए कोई भी प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या होता है? रिजर्व कैपिटल पूंजी का हिस्सा होता है, जबकि ये लाभ का हिस्सा होता है। यूज, रिजर्व कैपिटल कैन बी यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। इस कैपिटल का यानी संचित पूंजी का, रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कंपनी बंद हो रही हो। कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए या फिर बोनस शेयर को इशू करने के लिए। फिर डिस्क्लोजर, इसके लिए कंपनी को कोई भी डिस्क्लोजर यानी देने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई प्रकटीकरण करने की जरूरत नहीं है। जबकि कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड, और कहां पे भी लायबिलिटी साइड में कहां? रिजर्व और सरप्लस यानी संचय एवं आधिक्य कॉलम में दिखाया जाता है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, ये एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, जल्दी पढ़ लेते हैं। देखो, इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रियल ऑनर्स नहीं होते।
इक्विटी शेयर को डिविडेंड किस रेट से मिलेगा ये निश्चित नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से, जैसे इन पे लिखा होता है 8% प्रेफरेंस शेयर, तो रेट क्या हो गया 8%, इस रेट से ही इनको डिविडेंड मिलेगा। प्रायोरिटी इन डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, यानी पूर्वाधिकार अंश को। और प्रेफरेंस मतलब लाइन पे कैसे खड़े होंगे, यहां पर देखें आप, अगर लाइन खड़ी होती है तो पहले प्रेफरेंस फिर इक्विटी, यहां तो डिविडेंड यहां पर है तो डिविडेंड सबसे पहले आएगा, तो प्रेफरेंस के बाद, अगर प्रेफरेंस के बाद बचा तो किसको, इक्विटी को मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा। फिर वोटिंग राइट, किसको कंपनी के मैटर में वोट देने का अधिकार होता है, इक्विटी शेयर को सभी मैटर्स में वोट देने का अधिकार होता है, प्रेफरेंस शेयर वोट नहीं देते हैं, लेकिन जो उनके मैटर से, उनके संबंध विषय से जुड़े मैटर हैं उन पे वो वोट कर सकते हैं। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी क्या करेगी, मान लीजिए कंपनी बंद हो रही तो सबसे पहले कैपिटल किसकी लौटाएंगे, प्रेफरेंस की, इक्विटी की, सबसे पहले लौटाएंगे प्रेफरेंस की, यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी सबसे पहले लौटाएंगे और उसके बाद इक्विटी शेयर के। रिस्क बताएं कौन ज्यादा रिस्क है, किसको ज्यादा रिस्क है, इक्विटी शेयर को ज्यादा रिस्क है, क्योंकि डिविडेंड भी सबसे आखिरी में मिलेगा और कैपिटल भी सबसे आखिरी में मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर को रिस्क कम है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस सारे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स की बात कर लेते हैं। तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स बताएं, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ऑनरशिप, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में, डिवेंचर होल्डर को कोई अधिकार नहीं होता है पार्टिसिपेट करने का। लॉस हुआ तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। कैपिटल और लोन, शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, डिवेंचर होल्डर जो पैसा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। रिटर्न ऑन मनी, सबसे पहले पैसा किसका लौटाया जाएगा, सबसे पहले कर्ज लौटाया जाएगा, डिवेंचर होल्डर, उसके बाद कैपिटल। उसके बाद वोटिंग राइट, किसको वोट करने का अधिकार होगा, शेयर होल्डर वोट कर पाएंगे, डिवेंचर होल्डर वोट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब ये चैप्टर 1 जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में डिफरेंस है। बताइए, कैश बुक जो है वो डेली लिखी जाती है प्रतिदिन, और ये सिर्फ आखिरी में 1 साल में एक बार ही बनाया जाता है। डेटा, यहाँ डेट वाइज एंट्री करते हैं, मतलब हर दिन का लिखेंगे, यहाँ पर डेट वाइज एंट्री नहीं होती है। समरी, कैश बुक इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, जबकि ये समरी होता है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग मतलब कैश बुक की बैलेंसिंग हर दिन की जाती है, जबकि रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग सिर्फ 1 साल में एक बार ही होती है। इंपॉर्टेंस, ये प्राइमरी बुक है और ये मेमोरेंडम अकाउंट है। इंस्टीट्यूशन, कैश बुक सब बनाते हैं, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे नॉन ट्रेडिंग, जबकि रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है, सिर्फ नॉन ट्रेडिंग यानी कि गैर व्यवसायी संगठन। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ जी, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बेसिस ऑफ डिफरेंस, पहला क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज नोट टू कैश बैलेंस। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बैलेंस को जानने के लिए बनाया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट यानी आधिक्य या घाटे की स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। फॉर्म, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। उसके बाद बात करें आइटम्स, ऑल कैश एंड रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर एंटर्ड इन दिस अकाउंट। जितना भी पैसा कैश आएगा कैश जाएगा वो रेसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और वो भी कब से रिलेटेड होने चाहिए, करंट ईयर से तो ही लिखा जाएगा। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, मतलब रेसिप्ट एंड पेमेंट में चाहे वो पूंजीगत मदें हो चाहे आगमगत मदें यानी कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, दोनों लिखते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, यहाँ पर सभी एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब है डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर लाभकारी संगठनों और लाभकारी संगठनों में क्या डिफरेंस है। तो बताओ, पर्पस, जो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं यानी गैर व्यावसायिक संगठन होते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, वेलफेयर, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। और जो लाभकारी संगठन होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, लाभ कमाने के लिए। सरप्लस और डेफिसिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिससे पता चल सके कि फायदा हुआ कि नुकसान। यहाँ पर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑनरशिप,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मंदिर है तो उसका जो स्वामित्व होगा वो किसका होगा, सोसाइटी का, जबकि यहाँ पर प्रोप्राइटर होता है अगर अकेला है, पार्टनर है पार्टनरशिप में, और शेयर होल्डर होता है कंपनी के केस में, ये मालिक होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये मेन सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, मेंबरशिप फीस, डोनेशन या सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर कहां से आता है पैसा, सेल से पैसा आता है नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये पार्टनरशिप में से डिफरेंस है। तो क्या होता है बताओ, फिक्स कैपिटल में हमेशा कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ज्यादातर क्रेडिट होगा लेकिन कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। आइटम्स, सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को ही लिखा जाता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग, सारी चीजें लिखी जाती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यहाँ कैपिटल हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, और यहाँ कैपिटल हमेशा क्या होगी, बदलती रहेगी। करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यानी चालू खाता भी बनाया जाता है। लेकिन यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। नो नीड टू ओपन अ सेपरेट करंट अकाउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक आपको शायद बुक में ना मिले, डिफरेंस बिटवीन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ये आई थिंक आपके लास्ट 3 इयर्स के आप क्वेश्चन पेपर देंगे तो 2 बार उन्होंने पूछा, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, यानी त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में क्या अंतर है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इट इज कैलकुलेट टू असर्टेन द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन अप बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर अपने कितने शेयर का त्याग कर रहे हैं उसको ज्ञात करने के लिए ये बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि आपने कितना, आपका शेयर बढ़ गया है। कैलकुलेशन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मीनिंग क्या होता है, इन दिस रेशियो ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट। मतलब मान लो कि पहले 1:1 था, ठीक है, अब क्या हो गया 2:1। ठीक है, तो इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि कौन से रेशियो में पार्टनर सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हुए हैं, और गेनिंग रेशियो से क्या पता चलेगा कि किसको शेयर जो है ज्यादा मिलेगा, एक्वायर कर रहा है, कौन शेयर खरीद रहा है। टाइम, ये कब बना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और एडमिशन, यानी पुनर्गठन के टाइम, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ गेनिंग रेशियो बनाया जा सकता है। फिर इफेक्ट, इट रिड्यूसेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई सेक्रीफाइस कर देगा, जैसे मान लो पहले मेरा 1/3 का हिस्सा था, 1/3, अब मेरा हिस्सा हो गया 1/5। तो पहले मुझे 33% का शेयर था, अब मेरे पास हो गया 20%, तो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, 13.33%। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो पहले मेरा 1/3 था, कितना था 1/3, अब कितना हो गया 1/5। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो कितना आएगा, एलसीएम 15, तो यहां 5 - 3, तो कितना मैंने सेक्रीफाइस किया 2/15। और गेन की बात करो, मान लो पुराना मेरा था न्यू रेशियो है मेरा 2/5, पुराना था 1/3, तो ये कितना आएगा 15, तो ये कितना होगा 6 - 5, तो 1/15, ये गेन हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होता है, और गेनिंग रेशियो जो गेन करता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो साझेदार रहते हैं उनके बीच में चेंज होता है, एग्रीमेंट में चेंज आता है, रिलेशन उनके बदलते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स खत्म हो जाती है,
उसके बाद क्लोजर ऑफ बिजनेस, यहां पर पार्टनरशिप जब बंद होती है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, समापन होता है, तो बिजनेस बंद नहीं होता। यहां पर जब फर्म का समापन होता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। उसके बाद डिसोल्यूशन, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट एसेंशियल, मतलब अगर आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं तो फर्म का डिसोल्यूशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यहां पर क्या बनाया जाता है, जो पार्टनर जा रहा है उसके सेटलमेंट के लिए अकाउंट बनाया जाता है, जो जा रहा है छोड़ के, मतलब 4 थे उनमें से 3 छोड़ के, 1 छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए बनाया जाएगा। यहां पर क्या होगा, फाइनल सेटलमेंट बनाया जाता है। इकोनॉमिक रिलेशन, यहां पर इकोनॉमिक रिलेशन बदल जाते हैं, यहां पर इकोनॉमिक रिलेशन समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर चेंज होता है, यहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो पहले 1:1 का रेशियो था, ठीक है। अब ये C चला गया, ABC, तो अब इनके बीच रेशियो बदल गए, रिलेशन, लेकिन यहां पर क्या होगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बिजनेस बंद हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बिजनेस चलता रहता है। उसके बाद आते हैं अगले डिफरेंस पे, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिफरेंस क्या है दोनों में, रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन में। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया जाता है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, यानी एसेट को बेच के और लाइबिलिटी को पे करके जो पैसा मिलता है वो रिकॉर्ड करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी या घटी तो वो रिकॉर्ड करते हैं। टाइम ऑफ प्रिपरेशन, कब बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जब फर्म बंद हो रही होगी तब, और ये कब बनाया जाता है, या तो एडमिशन पे या रिटायरमेंट पे या डेथ पे, कभी भी बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है कि पता चले कि एसेट और लाइबिलिटी को बेच के कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये बनाया जाता है कि रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। कंटेंट्स, यहां सभी एसेट्स लाइबिलिटी लिखेंगे, यहां पर सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे, अगर एसेट लाइबिलिटी बढ़ता है तो ही लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इफेक्ट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट ऑल अकाउंट्स आर क्लोज्ड, सभी अकाउंट बंद हो जाते हैं। इसके बाद जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है उसके बाद सभी अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्म का बिजनेस चलता रहता है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया ना, मतलब ये समझ लीजिए कि मृत्यु है, ये क्या है, मृत्यु है, मतलब मौत है, एक बार ही होगी, और ये समझ लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है ना, ये प्यार है, ये बार बार भी हो सकता है। तो ये आपका सारे डिफरेंसेस थे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके फीडबैक बताएं, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। हाँ, चैप्टर के जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अपलोड करता जा रहा हूं, गुडविल का ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके अलावा भी रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल डिवेंचर, ये मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।